जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और एयरफोर्स स्पेशल जो मैथ आप लोग का चल रहा था, जिसमें स्ट्रेट लाइन हम आप लोग को बता रहे थे और इसमें कुछ बता दिए थे आपको। तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है आप लोग का क्लास ठीक से नहीं चल पा रहा है और हम सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम ये सोचे हैं कि तब तक आप लोग का जो क्लास है वो ऐसे ही, ये जो आपका वाइट बोर्ड दिख रहा है, स्मार्ट वाइट बोर्ड, इसकी सहायता से ले ले। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी यदि होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, क्योंकि अभी परेशानी मेरे साथ चल ही रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सरल रेखा। देख लिए थे, चतुर्थांश को ठीक तरीके से समझ लिए थे हम लोग, और चतुर्थांश को समझने के बाद उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे जो मेन पॉइंट है, पॉइंट को केवल लेते हैं, मतलब हम लोग डिनोट करते हुए चलेंगे, उसको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। जैसे 2 पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे कुछ 2 पॉइंट हैं, एक ए यहाँ है, यहाँ बी है। आपको दे दिया हुआ रहेगा 2 बिंदु और कहेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे इसका नियामक कुछ ऐसा है, मान लीजिए 5 cos थीटा और 0, और इसका नियामक आपका है 0 5 sin थीटा। ठीक है, और आपसे कहे कि ये ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? बड़ा आसान काम करना है आपको। जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको सबसे पहले लिखना है रूट अंडर। ठीक है, पहला वाला को पहला वाला में से घटाइएगा, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाइएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 5 cos थीटा में से यदि 0 घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 0 घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे हो जाएगा 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाना है, यानी 0 में से घटाना है 5 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, फिर भी आपको प्लस में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0 - 5 sin थीटा, तो -5 sin थीटा आ जाएगा ना, तो प्लस लिखना है आपको 5 sin थीटा और स्क्वायर कर देना है। देखिएगा, यदि आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप 25 कॉमन ले सकते हैं। बच गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 25 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा? 25। और बताइए 25 का वर्गमूल यही देखा जाए तो कितना के बराबर होगा? 5 के बराबर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट आपके पास है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी आपको निकालने के लिए कहेगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, एक बार ठीक से देख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए कहेगा तो पहला वाला को पहला वाला में से घटाना है, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाना है और स्क्वायर करके जोड़ लेना है रूट अंडर, यानी रूट के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रूट लिखना है और रूट के अंदर में ये क्रिया करना है। पहला वाला को पहला वाला में से घटाना है, दूसरा वाला को दूसरा वाला में से घटाना है। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना है। जो वर्गमूल आएगा वो लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बात आती है कि यदि आपको ये कह दे कि दो बिंदु में एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, जब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी की बात करें ना, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी की बात कर रहा है, जिसमें आपको कह रहा है कि मूल बिंदु से जो है 2,5 के बीच की दूरी क्या है। मूल बिंदु से, मूल बिंदु लगा हुआ होना चाहिए।
कहे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का आपको निर्देशांक दे दे और कहे कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर पहले लिखना है और सीधे दोनों के वर्गों का योगफल। ठीक है, दोनों के वर्गों का योगफल, तो 2 का वर्ग हो जाएगा अब प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, यानी 25 4 29, तो रूट अंडर 29। ये हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। और भी कुछ सवाल इस पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहे कि मूल बिंदु से साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच की दूरी क्या है। मूल बिंदु से, यदि मूल बिंदु से साइन थीटा कॉस थीटा के बीच की दूरी आपसे पूछ दे, ये तो पॉइंट है ना, साइन थीटा कॉस थीटा एक निर्देशांक है, तो यदि आपको मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी पूछ दे तो आपको यहाँ पर भी वही काम करना है जो बता दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट अंडर लिखना है दोनों के वर्गों का योगफल, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और यदि 1 का वर्गमूल निकाला जाए तो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर ही तो होगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये तो हो गया आपके मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो 2 पॉइंट अभी हम आपको बता दी इसमें, चलिए बात अब आती है कि मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे। पहली चीज़ तो हम समझते हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ऐसा है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो यहाँ पर एक बीच से यदि कोई आपको रेखा खींचने के लिए कह दिया जाए कि इसके बीच में एक पॉइंट डालिए, दोनों के बीच में एक पॉइंट डालिए, दोनों बिंदुओं के ठीक बीच में एक पॉइंट आपको डालने के लिए कहा जाए, तो वही कहलाएगा उसका मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में हम एक पॉइंट डालेंगे इसके बीच में, ये कहलाएगा इसका मध्य बिंदु। और इसको मान लीजिए कि यदि P मानते हैं इसको, तो A और B का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा, बिंदु P कहलाएगा। अब यदि आपको इसका नियामक, जैसे इसका नियामक कुछ दिया गया हो, इसका नियामक कुछ दिया गया हो, ठीक है, दोनों शुरू वाला और अंत वाला दोनों बिंदु का नियामक आपको दिया गया हो और बीच वाले बिंदु का नियामक आपसे पूछ दिया जाए, ये मध्य बिंदु का नियामक यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए, मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ है 2,3 और इसका नियामक दिया हुआ है 4,7 और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या है। ये जो बिंदु दिया गया है, इस बिंदु, ये दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। तो आसान काम आपको करना है। देखिए, पहला वाला को पहला वाला से जोड़कर दूसरे भाग, दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़कर दूसरे भाग। फिर से समझ लीजिए, पहला वाला को पहला वाला से जोड़कर दूसरे भाग, दूसरा वाला को दूसरा वाला से जोड़कर दूसरे भाग। तो देखिए, यही करना है आपको। पहला को पहला से जोड़ेंगे 2 + 4/2, फिर दूसरा को दूसरा से जोड़ेंगे 3 + 7/2, 4×2 6, 6/2, 10/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कट के 3 और ये हो जाएगा कट के 5, यानी हो गया 3,5। तो जो मध्यबिंदु हम P देख रहे थे, जो मध्यबिंदु P देख रहे थे बीच में, उसका नियामक कितना निकल के आ जाएगा, 3,5। और बड़ी आसानी मतलब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है एक बार और समझ लेते हैं ठीक से। पहला वाला को पहला वाला में जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। दूसरा वाला को दूसरा वाला में जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो जो मान निकल के आएगा वो आपका होगा मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, वो होगा मध्य बिंदु का नियामक। आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका ये कहे कि बिंदु 5,4 और -3,0, 5,4 और -3,0 के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। बड़ी आसान काम करना है, अभी आपको बता भी दिए। मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, दोनों को यानी पहला वाला को पहला वाला से जोड़ना है, तो 5 +
माइनस है यहाँ तो सीधे माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये चीज़ें तो आप लोग आसानी से जानते हैं। बट्टा में 2 कर लेना है, दूसरा वाला को दूसरा वाला में जोड़ना है, तो 4 + 0/2 यानी ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 5 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2, बट्टा में 2, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 बट्टा में 2। तो अब जो आपका मान निकल के आया, ये कट गया एक बार, ये कट गया 2 बार, यानी हो गया 1,2। तो जो मध्य बिंदु का नियामक आपका निकल के आया वो कितना आया, 1,2। तो इस तरीके से आप मध्य बिंदु का नियामक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य बिंदु के नियामक के बाद हम आगे चलते हैं, आपको त्रिभुज में लेकर चलते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ और आपको बताते हैं इसमें, कि मध्य बिंदु के नियामक ना पूछ के यदि आपसे ये पूछ दे कि कोई रेखा आपका है ए बी और उसको विभाजित करने वाली कोई रेखा यहाँ है, मध्य बिंदु से विभाजित माने बीच से नहीं काट रहा है, कहीं और भी अलग जगह से काट रहा है। ठीक है, सीधे विभाजित करने वाली कोई बिंदु है, ए और बी को विभाजित करने वाली कोई बिंदु पी है, तो इस बिंदु का नियामक कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसका नियामक यदि मान लिया जाए कि x1 y1 है, इसका नियामक यदि मान लिया जाए कि x2 y2 है, तो जो बीच वाला पॉइंट आपका है ये एक्स वाई, इसका नियामक क्या होगा। तो पहली चीज़ आप एक देख लीजिए कि मान लिया जाए कि यदि यह पूरा रेखा जो है 10 मीटर का है, तो यहाँ से यदि काटेंगे, मान लीजिए कि इनने 3 कट गया था, इधर 3 कट गया था, इधर 7 कटेगा, कुछ तो कटेगा ना। मान लीजिए कि इधर 6 कट गया था, इधर 4 कटेगा, इधर आपका 7, मान लीजिए कि इधर 9 कट गया था, इधर आपका 1 कटेगा, कुछ भी ऐसा कटेगा। 10 मीटर का रेखा है, 2 टुकड़ी बनाना है तो ऐसे ही बनेगा निश्चित रूप से। तो आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि ये विभाजित कैसे हो रहा है, तो उसके लिए एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यह जो है m/n में विभाजित होता है, मान लीजिए m/n में विभाजित होता है, तो आपको क्या करना है, देखिए तब x बराबर फार्मूला बनता है mx2 + nx1 बट्टा में m + n, y बराबर my2 + ny1 और बट्टा में m + n। यह फार्मूला है आपका। जब मध्य बिंदु के रूप में नहीं रहेगा, सीधे कहे कि 2:3 में विभाजित कर रहा है, 3:4 में विभाजित कर रहा है, 4:5 में विभाजित कर रहा है, ये नहीं आपको बता रहा है कि बीच से काट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना है। ठीक है, जो बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। ये आपका अंतः विभाजन है। ठीक है, इसी में एक और कह दे कि यदि इसको बाहर से विभाजित करें, बाह्य विभाजन। ठीक है, तो बाह्य विभाजन की जो बात होती है, तब आपको क्या करना है साथियों, mx2 केवल प्लस के जगह माइनस, nx1 बट्टा में m - n। यह बाह्य विभाजन का कंडीशन है, केवल माइनस लगा देंगे, बाह्य विभाजन my2 - ny1 बट्टा में आता है m - n। क्लियर हो गया। तो ये बाह्य विभाजन का कंडीशन है, बाह्य विभाजन में माइनस लगा दीजिए, और यदि अंतः विभाजन है तो उसमें प्लस लगा दीजिए। देखिए अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों फार्मूला आपको दिख रहा है, दोनों में अंतर यदि आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर आपको दिखेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं एग्जाम में जाकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये जो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट है, इस पर सवाल आपको कैसे पूछेगा। तो यहाँ पर सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, इस तरीके का सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। या तो ऐसे करके देगा ए बी करके, या पॉइंट यहाँ दिया हुआ रहेगा,
ठीक है। एक बीच में आपका P होगा जिसका नियामक आपको निकालना होगा, और ये जो रेशियो है ये आपको दे देगा, ये रेशियो आपको दे देगा। जैसे ये 2:3, या फिर वैसे नहीं तो यहाँ A का नियामक कहेगा कि A का नियामक 2:4 है, B का नियामक आपका 3:6 है, और इस AB रेखाखंड को P जो है 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। P AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या करना है आपको, निकालना है P का नियामक। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला आपको बताया गया है, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो पहला नियामक है E हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, और ये जो दूसरा नियामक है ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो फार्मूला क्या लगाना है, अंत विभाजन की बात कर रहे हैं अभी। अंत विभाजन में फार्मूला आपको लगाना है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। पहले x का मान ही निकाल लेते हैं। देखिए तो m का मान, हाँ, और ये जो अनुपात आपका दिया गया है इस अनुपात में पहला है m का मान और दूसरा है n का मान। बस बारी बारी से मान आपको रख देना है केवल। देखिए ये हो जाएगा x बराबर m के जगह पर कितना है 2, x2 के जगह पर कितना है, देखिए यहाँ पर 3, और प्लस यहाँ n है, ठीक है, n1 नहीं है, तो आपका हो जाएगा n के जगह पर 3 और x1 के जगह पर 2 बट्टा में हो जाएगा m प्लस n यानी 2 प्लस 3। देखिए अब क्या करना है, बड़ी आसान काम हो गया ना। अब तो गुना करके जोड़ लेना है केवल। ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बट्टा में 5 यानी 12/5। किसका निकल गया, x का मान। इसी तरीके से y का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल है। y का मान निकालने के लिए फार्मूला तो y वाला लगाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। देखिए यहाँ जो m का मान और n का मान आपको दिख रहा है, देखिए m बराबर है 2, n बराबर है 3, y1 का मान यहाँ 4 है और y2 का मान यहाँ 6 है। ये है y2 का मान आपका, ये y2 का मान है, ये y1 का मान है। तो मान रख देते हैं यहाँ से। देखिएगा m बराबर हो जाएगा आपका कितना 2, तो 2 गुने y2 का मान 6 और प्लस n यानी 3 गुने y1 का मान 4, और बटा में क्या करना है, तो m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसका क्रिया कर लीजिए। 12 प्लस 12/5 यानी हो जाएगा 24/5। तो जो यहाँ पर नियामक निकल के आया P का, x का निकाले 12/5 और y का निकला 24/5। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में यदि कोई बिंदु विभाजित करे तो उसका नियामक आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी में यदि आपको बाह्य विभाजन का पूछ देगा तो यहाँ पर केवल माइनस लगा देना। जैसे अंत विभाजन में प्लस था बीच में, जो ये प्लस बीच में दिख रहा है ना, ये प्लस माइनस लगा देना है। तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं सीधे त्रिभुज में हम लोग। इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको सवाल जरूर पूछा जाता है कि यदि कोई त्रिभुज आपका है, ऐसा त्रिभुज है मान लीजिए, तो त्रिभुज के यहाँ पर A है, ये B है, ये C है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसका नियामक है आपका, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम बड़ा सा बनाते हैं।
देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको दिखाई दे आसानी से। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। तो जहाँ जहाँ भी पॉइंट है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ तो नियामक होगा ही होगा। तो x1 y1 ए का नियामक, ये बी का नियामक x2 y2 और सी का नियामक x3 y3। क्लियर है? तो ये निकल गया इसका नियामक। अब जब मान लीजिए कि त्रिभुज के ऐसे नियामक दिए गए हो तो सवाल क्या क्या बनता है त्रिभुज पर। सबसे पहला सवाल बनता है त्रिभुज पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह बनता है कि इसके केंद्र का नियामक क्या होगा। केंद्र का नियामक, या फिर इसी को कहते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, जिसको शॉर्ट में जी कहा जाता है, इसका नियामक क्या होगा। समझ में आ रहा है बात? फिर इसमें कुछ और सवाल आपका है जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अभी क्या देखते हैं, सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि त्रिभुज के बिंदु का निर्देशांक आपका ये जो दिया गया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यदि ऐसा कोई नियामक आपको दे दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए क्या करना है आपको, 1/2 x1, ठीक है, तो 1 लिखे तो यहाँ 2 3 यानी y2 माइनस y3 आप प्लस x2, 2 लिख दिए तो 2 इसमें नहीं आएगा, और जो यहाँ ख़त्म हो रहा है उधर शुरू होगा, y3 माइनस y1 प्लस x3। देख लीजिएगा, थोड़ा सा और इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से लिख दें। देखिए x3 में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर y1 से ख़त्म हुआ है तो y1 माइनस y2, क्योंकि 3 तो यहाँ है। बड़ा आसान है, फिर से देख लीजिए 1/2 x1 यानी 1 2 3। इसके बाद जो यहाँ आपका x1 हुआ तो 2 होगा, तो उसके बाद 3 होगा। जो यहाँ लिखा गया वो अंदर में नहीं लिखाएगा, और जो यहाँ पर जहाँ जिससे अंत हो रहा है उससे यहाँ पर शुरुआत करना है, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं इस फार्मूला को और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फार्मूला आपको मालूम हो जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस आपको नियामक चाहिए केवल। तो मान लिया जाए कि आपको एक नियामक दे दिया 2,3, एक नियामक दे दिया आपको 4,5, एक नियामक दे दिया आपको 3,8, और आपसे कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भाई बहुत अच्छी बात है, निकाल दीजिए आसानी से। जब ये 3 बिंदु हमको मालूम हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पहला जो है, जो पहला होगा वो x1 y1 ही होगा, बस इतना जान लीजिए आप। x1 y1 पहला है, दूसरा जो है ये x2 y2 है, और तीसरा जो है ये x3 y3 है। क्लियर हो गया? अब जब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा देखिएगा, 1/2 तो आगे लिखना ही लिखना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बारी बारी से मान रख दीजिए। x1 की जगह पर कितना हो जाएगा आपका 2, y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 8 प्लस x2 की जगह पर हो जाएगा 4, y3 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3,
x3 की जगह पर हो जाएगा 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 5। देखिए बस क्रिया ही तो करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये घट के हो जाएगा -3 प्लस 4 गुने, ये घट के हो जाएगा आपका कितना, अभी गुना नहीं लिखिए, इंटू में रहने दीजिए, 5 प्लस 3 इंटू, ये घट के हो जाएगा -2, -6 प्लस 20 -6। देखिए 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, और इसमें से ये +20 और -12 यानी घट के हो जाएगा 8, नहीं, और ये कट जाएगा आपका कितना 4, तो 4 वर्ग मात्रक, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक कंडीशन इसमें यह बनता है कि यदि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, यदि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 0 के बराबर आ जाए, तो तीनों बिंदु जो आपको दिया गया होता है वो तीनों बिंदु संरेख हो जाता है उस समय। यदि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में 0 आ जाए, जैसे 4 मात्रक आया ना, ये 4 नहीं आके 0 आ जाता तो त्रिभुज होता ही नहीं वो। ठीक है, वो त्रिभुज होता ही नहीं, वो तीनों जो है एक संरेख बिंदु हो जाता, माने एक ही रेखा पर तीनों आ जाता, ऐसे संरेख बिंदु हो जाता। क्लियर हो गया? तो जब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। या कभी कभी सवाल आपका ऐसे रहता है कि यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो, यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो बाबू याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। ये 1/2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं उसमें, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। सीधे सीधे फार्मूला आप ये लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो उस समय ये हो जाएगा, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर हो तो आपको k का मान कहेगा, अल्फा का मान कहेगा, बीटा का मान कहेगा, निकालने के लिए 3 गो नियामक में से कुछ दे देगा या किसी का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी केवल कॉन्सेप्ट देखिए, आप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तो आप लोग को हम एक वीडियो दे देंगे, एक वीडियो का लिंक नीचे दे देंगे, जिसमें आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन वहां पर दे दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चन वहां पर करा दिया गया, आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिए। 10th स्तर का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ही होता है बाबू, घबराइए नहीं। ये मत सोचिए कि 10th स्तर का क्वेश्चन हम फिर से क्यों बना रहे हैं, वही क्वेश्चन ही तो होगा, बस उसमें केवल डिजिट चेंज रहेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है वहां से। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करके जो है बस उसी को अपना लेना है। जैसे ही उसको अपना लीजिएगा काम आपका हो जाएगा 35। आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि जब आपसे पूछे कि त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होता है या त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र का नियामक, चलिए ध्यान देते हैं। त्रिभुज के केंद्र का नियामक कहिए या फिर गुरुत्व केंद्र का नियामक कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। गुरुत्व केंद्र का नियामक G बराबर
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कुल मिलाकर, ये तो फार्मूला हम लिख दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दे कि ए का नियामक है 2,3, बी का नियामक है 4,5 और सी का नियामक है आपका 4,8 और आपसे ये कहे कि केंद्र का नियामक क्या होगा, या गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा, या त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा, एक ही चीज है। तो जब आपको केंद्र का नियामक कहेगा तब पहला तीनों को एक बार जोड़कर 3 से भाग, फिर दूसरा तीनों को जोड़कर 3 से भाग, जोड़िए तो 4 2 6 4 10 बट्टा में 3, इसके बाद 5 3 8, 5 3 8 8 16 बट्टा में 3, निकल गया केंद्र का नियामक या फिर गुरुत्व केंद्र का नियामक। समझ में आ गया? बस तीनों को जोड़कर 3 से भाग, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा गुरुत्व केंद्र का नियामक, गुरुत्व केंद्र का नियामक, या फिर इसको कह सकते हैं त्रिभुज के केंद्र का नियामक। क्लियर है? गुरुत्व केंद्र का नियामक या फिर त्रिभुज के केंद्र का नियामक। तो यहां तक सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किन्हीं लोगों को, ठीक है। और जो वीडियो हम आपको लिंक के रूप में नीचे दे रहे हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका इसमें दिया गया है। भले ही 10th स्तर का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, क्वेश्चन आपको इसी टाइप का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और कल जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा आपको इसके ढाल पर या इसके स्पर्श रेखा पर, कुछ भी ऐसा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।